में काम करता है। देखो हम आप लोगों को शुरुआत में ही आप लोगों को बताए थे आर्थिक चक्र, याद होगा पहला टॉपिक जब शुरू किए थे तो उसमें हम आपको समझाने का कोशिश किए थे कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के साथ ही किस चीज का जन्म होता है? आवश्यकता का। किस चीज का जन्म होता है? आवश्यकता का। और आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रयत्न करता है। प्रयत्न करके क्या कमाता है? धन कमाता है। धन से उसको क्या मिलती है? संतुष्टि मिल जाती है। और जैसे संतुष्टि मिलती है उसके बाद उसकी क्या हो रही है? फिर से उसकी दूसरी नई आवश्यकता का जन्म होता है। इसी को बोलते हैं आर्थिक चक्र। क्या बोलते हैं इसको? आर्थिक चक्र। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, पहला क्लास में हमने इसको बताया था। और ध्यान दीजिए कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंसान क्या किया? प्रयत्न किया। अब प्रयत्न क्या करता है? मेनली वो उत्पादन कार्य में हिस्सा लेता है। प्रयत्न करके वो क्या करता है? उत्पादन कार्य में हिस्सा लिया है कि नहीं है? अब यहां ध्यान देना है आपको कि जैसे हमने बताया कि आपके परिवार के कोई मेंबर बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस में है, कोई किसान है कि नहीं है? तो वो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे विभिन्न सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि पिताजी किसान है ना, बड़े भैया बिजनेस में है, छोटा भाई जॉब में है, सरकारी नौकरी कर रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फाइनली उस परिवार का इनकम पूछा जाए क्या है, तो आप उसके परिवार के टोटल अकाउंट करके बताइएगा। अब व्यक्ति विशेष के आधार पर तो नहीं बता सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी का कहानी है, मेरे दादाजी के 6 गो बेटा, एको गो बेटी ना, 6 गो बेटा, 6 गो बेटा ऊपर वाले की कृपा से करोड़पति है, लेकिन मेरे दादाजी के पास कभी कभी भूजा खाने को पैसा नहीं रहता है, ये अलग मैटर है। लेकिन जहां जाते हैं लोग कहते बाप रे बाप, आई कमल साहब बहुत अमीर आदमी है, तो बाबा कहला हाँ तो कितना बने हमारी बुझाता समझ, अभी जिंदा है, लाएंगे कभी मिलाएंगे। मैंने ऐसा पुण्य किए हैं कि उनका 6 बेटा और 6 आज के डेट में इतना लायक, और पोता पोती तो पूछिए मत, बहुत आगे निकल गया, एक प्रेरणा स्रोत इंसान है ना, काफी कूल माइंडेड, काफी कूल। आज तक उनको हम झगड़ा करते हुए नहीं देखे हैं, खिसियाते हुए नहीं देखे, तरस जाते बाबा कहीं खिसिया ना करिए, वो खिसिया ना है ना, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, तभी तो इतना। तो ओवरऑल भले बाबा के पास मेरे पॉकेट में 100 रुपया नहीं रहे, लेकिन दुनिया मानेगी क्या? नहीं ना मानेगी, कहेगी ना 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 इनका बाप रे बाप, यहाँ पे ये भाई ये मिल चलता है, वो चलता है, वो चलता है। क्यों? क्योंकि वो परिवार के जड़ हैं, हेड हैं, सीनियर हैं सबसे, है ना। तो उनका कमाई का मतलब हुआ उनके परिवार का कमाई, परिवार का मतलब उनके बेटा बेटी पोता पोती का कमाई, उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तब तो परिवार का कमाई निकलेगा। तो इस परिवार के कमाई में जैसे मैंने बताया कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खेती कर रहा है, कोई मैकेनिकल है, ये सब तरह का धंधा कर रहा है। तो इन सब कार्यों के फलस्वरूप अंत में जो पैसा काउंट होता है वही उसका क्या होता है? कमाई होता है, परिवार का कमाई हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने कहा कि मेनली जो है हम लोग किसमें क्या करते हैं? अपने जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन। क्या करते हैं? उत्पादन में हिस्सा लेते हैं। और उत्पादन किस चीज का करते हैं? या तो हम वस्तु का करेंगे और नहीं तो किस चीज का करेंगे? सेवा का करेंगे। वस्तु का करेंगे नहीं तो किस चीज का करेंगे? सेवा का करेंगे। यही तो कोई चीज ना कर सकते हैं। जो वस्तु होता है ना वो दृश्यमान होता है, मतलब दिखाई देता है, लेकिन सेवा जो होगा वो कैसा होगा? अदृश्य होगा। ये क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। जैसे मेरे काम दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कितना ज्ञान दिए थोड़े पता चलेगा, ये महसूस किया जा सकता है कि नहीं है? जैसे डॉक्टर का काम है ना, तो ये जैसे वकील का काम, जो सेवा वाला काम होगा एकदम सिंपल तरीका से यूपीएससी वाले थोड़ा समझिए, काफी डीपली ले चलेंगे। अभी तक आप प्राथमिक द्वितीय तृतीय कितने तक लटक के रह गए थे, लेकिन एकदम जोर से हमने कहा सीधे आर्थिक चक्र से मैंने उठाया है। ये आर्थिक चक्र में हमने आपको बताने का कोशिश किया, आवश्यकता के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न क्या करते हैं? उत्पादन कार्य में हिस्सा लेते हैं। अब जब उत्पादन कार्य में हिस्सा लेंगे तो 2 तरह का काम करेंगे, या तो वस्तु का उत्पादन करेंगे नहीं तो सेवा का उत्पादन करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, जब वस्तु को उत्पादन, यानी वस्तु होगा दृश्य, और इसको जो है नापा तौला जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंटिंग किया जा सकता है, इसको गिना जा सकता है, ये आपने कितना उत्पादन यानी गणना किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता।
अब सर कितना पढ़ाए हैं, तो 1 घंटा पढ़ाए हैं। कितना पढ़ाए हैं, ये तो समय ना हो गया, तो 1 किलो पढ़ाए हैं। नहीं समझ में आएगा ना। तो क्या है, सेवा के सेक्टर को ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, है ना, गणना कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब जब हम कह रहे हैं वस्तु का उत्पादन जब करते हैं, तो ये वस्तु को 2 तरीके से हम उत्पादन करते हैं। एक तो या तो कच्चा माल उत्पादित करते हैं या पक्का माल, एकदम अपना भाषा में। या तो हम कच्चा माल उत्पादित करेंगे या पक्का माल उत्पादित करेंगे, ठीक है। तो ये कच्चा माल जो होता है ना, यही कहलाता है प्राथमिक सेक्टर। क्या कहलाता है, प्राथमिक सेक्टर कहलाता है। और ये पक्का माल जो है, ये द्वितीयक सेक्टर कहलाता है। यानी कि कच्चा चीज को पक्का बनाना है, तो उसको कहीं ना कहीं उद्योग धंधा में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए द्वितीयक सेक्टर को उद्योग सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, कच्चा माल से, इसी मलबा से इसको पक्का बनाएंगे। कच्चा माल का प्रयोग करके क्या करेंगे, उसको पक्का बनाएंगे। जैसे हमने समझाया कि आयरन और लौह अयस्क है ना, तो लौह अयस्क का उत्पादन करना प्राथमिक सेक्टर का काम है, लेकिन उससे गाड़ी बनाना द्वितीयक सेक्टर हो गया। उसको बेचना सेवा हो गया। आयरन ओर निकालना प्राथमिक है ना। बहुत मस्त जबरदस्त नोट्स है, आप पढ़ते रहिए। आप लोग मैक्सिमम दिल खोल के लिख रहे हैं। अब कौन उतना लिखावे के बाद समझावे कि नहीं, उतना तो समझाइए करते हैं। तो अब हर एक चीज, हर एक सवाल टच करेगा इसमें, है ना। अभी तो आप लोग पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा वो तो मस्त हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ संपूर्ण है। और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो बस विश्वास करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो कच्चा माल होगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक सेक्टर, और पक्का माल क्या कहलाएगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी उत्पादन जो होता है ना द्वितीयक सेक्टर के द्वारा, उसमें एक ऐसा चीज का उत्पादन होता है जहां पर उत्पादन कर जाए, जहां पे बनावल जाए वहां से हिलावल ना जा सकता। जैसे पुल, घर है कि नहीं है, ओकरा के हिल सकता, उठा के ले जा सकता निशान, ना ले जा सकता निशान, है ना। आ एगो होला कि जौना के बनैनी ओकरा के एक स्थान से दूसरा स्थान तक ढो सकता निशान। यानी एगो परिवहन योग्य होला जौना के ढोल जा सकता, आ एगो अपरिवहनीय होला। तो जौन परिवहन योग्य होला ओकरा कहल जाला विनिर्माण। का कहल जाला, विनिर्माण। आ जौन परिवहन योग्य ना होला ओकरा कहल जाला निर्माण से। जौना के ढोल जा सके एक स्थान से दूसरा स्थान, घर के निर्माण होला। घर के का होला, घर के संग निर्माण का प्रयोग हुई कि विनिर्माण के, तो ऐसा ही याद रही अपने के। अब ज्यादा दिमाग लगा दिल्ली वाला बिहारी बने तो घर के विनिर्माण होता है ना। तो विनिर्माण होता है तो वैलभ घर के संग कभी भी विनिर्माण सूटे ना करता। घर बनता, घर के निर्माण हो रहा बा, तो निर्माण सेक्टर हो गया, ठीक है ना। और ये जो से सामान, साइकिल बनाना, ब्रेड पकौड़ा का कारखाना, ब्रेड का कारखाना, कपड़ा का कारखाना, ये सब क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। घर का क्या हो रहा है, निर्माण। पुल का क्या हो रहा है, ओवरब्रिज क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीका समझना है। और ये जो सेवा सेक्टर होता है इसको बोलते हैं तृतीयक। क्या बोलते हैं इसको, तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। इस तरीका से हमने बताया, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसकी आवश्यकता जन्म ले लेगी, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह उत्पादन कार्य में संलग्न होगा। और यही हम लोग का टॉपिक है, क्योंकि उत्पादने के द्वारा क्या मिलता है, धन मिलता है। तो आज हम लोग राष्ट्र का धन ना टॉपिक है, तो धन आएगा कहां से, उत्पादने से ना आएगा। तो इस उत्पादन में हम लोग किस चीज का उत्पादन करेंगे, या तो वस्तु का करेंगे, नहीं तो सेवा का करेंगे। यानी वस्तु दृश्यमान होता है और सेवा अदृश्य होता है। वस्तु को नापा तोला गना जा सकता है, लेकिन सेवा सेक्टर को गना नहीं जा सकता, नापा तोला नहीं जा सकता है। और वस्तु में 2 प्रकार का हो गया, एगो कच्चा माल ना तो पक्का माल, है ना। कच्चा माल नहीं तो पक्का माल। कृषि सेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, सुअर पालन, है ना, ये सब वृक्षारोपण, है ना, माइंस, ये सब प्राथमिक सेक्टर है। कच्चा एकदम दिमाग में रखिए, और सब बच्चा वाला दिमाग हटाइए कि कृषि सेक्टर, कृषि खाली कृषि के अंतर्गत। इसीलिए कृषि का एरिया बहुत बड़ा होता है। आपको मछली पालन, सुअर पालन, ये सब कृषि में आता है ना, जहां पे क्या हो, एकदम कच्चा चीज प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो कच्चा माल नहीं तो पक्का माल। कच्चा माल हो गया प्राथमिक सेक्टर, पक्का माल हो गया द्वितीयक। अब इस द्वितीयक सेक्टर को भी 2 आधार पे बांटा जा सकता है, उसकी प्रकृति के आधार पे।
एक काम हो गया स्थायी, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं उसको बोलिएगा निर्माण, और जिसको ले जा सकते हैं, जिसको नहीं ले जा सकते हैं यानी अपरिवहन योग्य, और जिसको ले जा सकते हैं वो क्या हो गया परिवहन। और तृतीय सेक्टर हो गया सेवा सेक्टर, हो गया ना। इसको वो अपने कॉपी पे बना लीजिए, पन्ने ऊपर बस लिख रख करियो, मैं जगह छोड़ ले दूसरा काम ला। नोट्स में ना, नोट्स में सब बाहर लेकिन लैंग्वेज में बा, एगो ग्राफ है, इसको कहीं बना लीजिए ना, बना लीजिए इसको। एगो रफ कॉपी साथ में लाया कीजिए इकोनॉमिक्स में कम से कम, है ना। इसमें बहुत सारा बात जो होता है जो ये किया जाएगा, ये सब अंदर है लेकिन इस रूप में नहीं, माने इस तरह डायग्राम बना के नहीं है, लैंग्वेज में है ना। पीछे बना लीजिए कहीं भी। धर्मवीर जी, मोबाइल लगे फोटो खींचो, मोबाइल ले आओ। उत्पादन वस्तु या सेवा हम बोल रहे हैं, इधर से दिखाई नहीं, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, क्या कीजिएगा। पहले हम डाल बोला नहीं, हमारे बतवा दिल के तो कहते हैं मंगनी कौन चीज रहे, डाल देते एकदम महादेव चोर आदमी लोग बानी, हम वही में के बानी, चिंता मत करो ना, खींचा ना हमरा थमावत, एकदम लिखे से भागा रहेगा। बढ़िया फोटो है, याद ना हो गई बा तब वस्तु सेवा, वस्तु में दृश्य अदृश्य, है ना, कर लीजिए। नापा तौला इधर कटिस कर दीजिए, चाहे जैसे आप लोग अपने स्टाइल में बनाइए ना। हो गया, चलिए ग्रुप में डला जाइए, समय बर्बाद ना करा जाए। डलवा देंगे ग्रुप में, घर पे बना लीजिएगा। चलिए तो पहले शुरू जब इसको किए तो पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक निकालिए, पेज नंबर निकालिए, तो देखिए दूसरा तीसरा पेज में होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पहले इतिहास को, पहले इसी को जब समझा दिए तो पहले इसको हम कंप्लीट करा दें, फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय का इतिहास देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सब लोग अपना अपना नोट्स निकालिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अब समझ में आ गया ना, कितने क्षेत्रक होंगे, 3 सेक्टर। कितने सेक्टर होंगे, 3। जो पहला होगा प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर या कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध। कभी भी कृषि से मत बोल के छोड़िए, कृषि और संबद्ध, है ना। अब तो इसको खूब बढ़िया समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कैसे कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल दिए खतरनाक, खनन। ये खनन कैसा होता है, खनन और उत्खनन में फर्क होता है ना। खनन हो गया ऊर्ध्वाधर और उत्खनन हो गया क्षैतिज। एगो गहराई में कोना जला, एगो लंबे लंबी ना होला। तो खनन, उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि, इसी क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी में जीडीपी आगे पढ़ना है हम लोग को, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55% था, लेकिन साल दर साल इसके योगदान में गिरावट आई है और वर्तमान में यह भारतीय जीडीपी में 17% के आसपास योगदान दे रहा है ना। बल्कि फिर बढ़ गया है, सुनने में आ रहा है 2020-21 में ये 19% के आसपास चला गया है। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र भारत की लगभग 53% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। अब देखिए 53% जनसंख्या, योगदान कितना, 17% का। गरीब कैसे नहीं रहेगा कृषि में काम करने वाला, बात समझ रहे ना। मैंने 100 रुपया में 17 रुपया घर के 50 आदमी, मैंने 50% लोग कमा के दे, 50% लोग बाकी 83 रुपया कमा के दे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो इनका हालत इसीलिए खराब रहता है।
प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है। यह अन्य सभी क्षेत्रों का आधार है। समझ में आ रहा है ना? द्वितीयक सेक्टर अगर खत्म हो जाएगा कि अगर प्राथमिक सेक्टर जिसमें नहीं रहे तो देश के सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कारण संभव हो पाती है। बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करता है। गरीब तरीब सब किसान देखते हैं, छुपा हुआ बेरोजगारी सब इसी में मिलता है। देश में आर्थिक गतिविधियां के लिए महत्वपूर्ण है। जीडीपी में इसका योगदान जबरदस्त रहता है। चलिए अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। सब समझा दिए, केवल एक बार आपको नोट से रिवीजन करा दे रहे हैं। डायग्राम भी बनवा दिए और भाषा में भी देख लीजिए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर, अच्छा डिफिनेशन दे दिए हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में क्या रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करे, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। भले आपको देखने में लगे कि नहीं सर यहां से प्रथम उत्पादन, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अगर वो प्राथमिक सेक्टर से काम कर रहा है और उसके बाद जो गुड्स तैयार होगा फाइनल गुड्स, वो सेकेंडरी सेक्टर का होगा, है ना? उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग। देखिए हम पूरा आपको कृषि से अलग करके समझाने का कोशिश किए हैं, क्योंकि यही सवाल पूछ रहा है आजकल। वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। अब निर्माण और विनिर्माण समझा है, यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने, ताकि कोई कंफ्यूजन बाद में भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां किसी अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, अस्थायी होता है, ठीक है, जैसे भवन। और विनिर्माण जहां किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे कपड़ा, ब्रेड इत्यादि। क्लियर हो गया? अब द्वितीय क्षेत्र की विशेषता क्या होगी? तो प्राकृतिक संसाधनों से मूल्यवान उत्पाद बनाना या कच्चे माल से तैयार माल बनाना। प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप परिवर्तन करना, इसमें अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी कैपिटल इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर है ना, इसमें पूंजी स्वाभाविक है। क्या होगा? प्राथमिक से ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई कंफ्यूजन हो बोलिएगा। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो जनशक्ति सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि तृतीय की अधिकांश गतिविधियां पेशेवर, सलाहकार और कुशल मजदूरों द्वारा की जाती है। उसको बंद कीजिए, इसको वो बंद हो जाएगा। उधर वाला बार जुड़े हैं लोग। वाह, सही कहना तो बोर्डवे बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भुगतान के बदले में सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हम लोग के कॉम्पिटेटिव से, लेकिन बहुत जगह किताब उताब पढ़िएगा ना तो क्या होगा, और भी क्षेत्र के रूप में देता है। जैसे वस्तु गैर वस्तु बांट देगा, वस्तु और गैर वस्तु में बांट देगा, जैसे संगठित असंगठित में बांट देगा। तो इसके बारे में भी संक्षेप में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना चाहिए, है ना। ये मेनली हम लोग का ऊपर वाला ही है जो बांटा गया है, जो ऑथेंटिक है, लेकिन उसके अलावा भी कई अर्थशास्त्री जो है संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में, है ना, जीडीपी को दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा योगदान असंगठित क्षेत्र का बढ़ते जा रहा है। इस कोरोना काल में जितना संगठित क्षेत्र है वो बर्बाद हो गया है, लेकिन असंगठित क्षेत्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसलिए चर्चा में है, इसलिए मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले इसको भी देखिए। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को कई अन्य आधारों पर भी विभाजित किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। सबसे पहले हो गया वस्तु क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को सम्मिलित रूप से वस्तु क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है। और गैर वस्तु में हो गया आपको सेवा क्षेत्रक को गैर वस्तु क्षेत्रक कहा जाता है। अगर गैर वस्तु क्षेत्रक शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा इसमें क्या रखा जाए, सेवा क्षेत्रक को रखा जाए। चला लीजिए, चेंज कीजिए। अब आते हैं संगठित क्षेत्रक। इसके अंतर्गत वे सभी इकाइयां आ जाती है जो अपने आर्थिक कार्यकलापों का नियमित लेखांकन करती है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9% इस क्षेत्र से है। असंगठित क्षेत्र हो गया फुटपाथ पर जो बिके रहता है ना, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन इस सब का चक्कर नहीं होता, वो सब क्या कहलाएगा, असंगठित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पर, इस डाटा पर, सब लोग के नोट्स में होगा। देश के जीडीपी में, याद रखिएगा पहला दिन से हम चिल्ला रहे हैं, देश के आय में, जीडीपी छोड़ी अभी नहीं समझे ले, अगर कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा है तो वो देश पिछड़ा है ना। तृतीय सेक्टर का योगदान बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। जितने विकसित देश है उसके जीडीपी में, उसके आय में 2 से 3% मात्र योगदान होता है प्राथमिक सेक्टर का। ज्यादातर योगदान तृतीय क्षेत्र, व्यापार से ही ना पैसा आएगा। पैसा कोई चीज से आएगा, व्यापार से आएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा अगर योगदान होगा तो वो विकसित होगा
अगर द्वितीय का तृतीय का बैलेंसिंग होगा तो विकासशील होगा। अगर कृषि प्राथमिक का ही सबसे ज्यादा है तो समझिए कि वो अभी पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था है। तो भारत में हम दिखाने का कोशिश की है, 1950 से लेकर 2015 तक का डाटा मिला हुआ है, उसी को डाल दिए हैं, है ना। तो 1950 से 51 में देखिएगा ऊपर लिखा होगा, सबसे पहला जो डंटा है वो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, दूसरा डंटा जो है वो है इंडस्ट्री और तीसरा वाला जो है वो है सर्विस सेक्टर का। तो देखिए 1950 से 51 में किसका योगदान सबसे ज्यादा था? कृषि, है ना, प्राथमिक सेक्टर का योगदान ज्यादा था ना कृषि क्षेत्र का, कितना? लगभग 52% के आसपास था। अब केवल उसी डंटा को देखिए 1960-61 में घट के कितना हो गया, है ना, 51.9, है ना। 1960-61 में घट के कितना हो गया? 47.6 हो गया। और 1970-71 में कितना हो गया? 41.7। उसके बाद 1980-81 में 35.7। ध्यान से देखिए, इधर उधर नजर चल जाएगा। उसके बाद 1990-91 में 29.5। उसके बाद आपको 2000-2001 में 22.3। उसके बाद 2012-13 में सबसे घटा 13.7 के आसपास आ गया। और 13-14 में 17.1 है, 14-15 में 17 है, अभी कुछ बढ़ के सुने 19% के आसपास हो गया है। फिर इसको कोशिश करना है 5% के आसपास लाने का, अगर भारत को विकसित बनना है तो, है ना। भारत को विकसित बनना है तो क्या करना पड़ेगा? और दूसरा चीज एक और जानिए कि 5% योगदान हो और लगभग 5 से 10% लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो, तब ना बाकी लोग दूसरा तीसरा सेक्टर में रही, तब ना कमाई हुई। और पता चले 5% लिया देनी या 95% लोग यही में इन्वॉल्व बा, तो पता चले कि 5% तो कहियो देश के लूट ली, कहियो देश के पंगु बना देगा। पूंजीपतियों का सरकार होता है, याद रखिएगा, ये भौतिकवादी युग है, 21वीं सदी है। अगर 5% लोग के पास 95% पैसा हो, ये से सोचिए, अब 95% लोग के पास 5% पैसा हो तो देश में गृह युद्ध होगा कि नहीं होगा? गारंटी होगा, गारंटी होगा, क्योंकि 5% वाला हथियार बम लेकर उड़वाने का कोशिश करेगा। हम लोग संख्या के बल पे उसको लूटने का कोशिश करेंगे। अमीरों को लूट लो, लुटेरों को लूट लो, कार्ल मार्क्स आ गए फिर से, है कि नहीं है? तो इस तरीका से तो एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक सेक्टर पे जनसंख्या का दबाव कम करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको केवल इतना ही समझाया कि किसी भी देश के आय में मुख्यतः 3 सेक्टर का योगदान होता है, और उसको मैंने पूरा डीपली आपको कैसा हूं पूछे, वस्तु, सेवा, है ना, इस तरीका से बांटे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, दृश्य, अदृश्य, वस्तु, गैर वस्तु, है ना। तो आप उसको समझने के लायक है कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, इतना चीज। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग शुरुआत से राष्ट्रीय आय के इतिहास से। ध्यान दिया जाए, भारत में अंग्रेज आया, और तो ऐसा थोड़ा था ये पहला विदेशी था। इतिहास तो अभी हम नहीं पढ़े, आप लोग पढ़िएगा, बताएंगे उसमें। तो जो भारत में अंग्रेज आया और उससे पहले मुस्लिम लोग भी आए थे, तो फिर दोनों में क्या फर्क हो गया? ये प्लीज क्या हुआ? अच्छा का होगा, अच्छा तंगा तंगा मजा लेते रहे लोग, होगा होगा लगल मजा खत्म, टाइम काहे ईगो पर ले ली। देखिए आरोप लगाने, देखिए एक उंगली आपके तरफ किया ना तो उनका तरफ 100 उंगली याद रखिएगा। हाँ, उसे बोले वाला के बोले देवे के चाहिए, अपना धुन में चलत रहिए। वक्त वक्त बोलता है ना, इंसान बोल दिया तब तो हो गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वक्त को बुलवाइए, समय आएगा, ध्यान दिया जाए। तो अंग्रेज जब भारत में शासन करने आया, उससे पहले ऐसा नहीं था कि कोई विदेशी लोग यहां नहीं आए थे, लेकिन अंग्रेज जो आया ना वो कभी वो अपने आप को भारतीय बना ही नहीं पाया। इससे पहले मुस्लिम लोग आए, यहां पर आए, ठीक है, महमूद गजनवी आया, गोरी से शुरुआत हुआ, गजनवी से, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से कहिए, तो उसको इतिहास में एक बात जान लीजिए, लुटेरा के रूप में याद किया जाता है, शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, तुगलक को, अकबर को, औरंगजेब को, इन सारे लोगों को भारतीय शासक के रूप में याद किया जाता है ना। शुरुआती एक आध को अगर लुटेरों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही, है ना, वे लोग भारत में बस गए।
यहीं पे राजधानी बना लिए और यहीं के हो के रह गए। यहां से पैसा कहीं और नहीं भेजते थे। जैसे मान लिया गया आपके घर में मौसी के फुआ के बेटा रह रहा है, खा रहा है, आपका कमा रहा है तो अपना घरे भेज दे रहा है। तकलीफ वाला बात है कि नहीं? सीधा बात हम कह रहे हैं, तकलीफ वाला बात है भाई। तो खा तारे हम और रह तारे हमारा संग या कमा तारे भेज देता रहे, उन्हें करी सप्लाई मार देता रहे, तो वो आपका कभी परिवार का अंग है ही नहीं है भाई। कितना लोग घर में भाई फिर झगड़ा लगा दे एग्जाम्पल है, आप आधो लोग होला। तो अंग्रेज वैसे ही था, यहां आया, सब कुछ यहीं से किया, सारा पैसा नोच नोच के उठा के लोगों को लूट लूट के ले जाके ब्रिटेन में डाल देता था। तो अंग्रेजों के शासन और अन्य क्या बोलते हैं आक्रमणकारियों के शासन में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे लोग भारतीय हो गए, उनका भारतीयकरण हो गया, वे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए। लेकिन अंग्रेजों ने सारा सिस्टम में उलट दिया, उलटला के बाद जो लाभ हुआ वो अपने यहाँ लेके भाग दिया, इसको एकदम कंगाल बना के रख दिया। इस चीज को सबसे पहले पर्दाफाश करने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। जब राष्ट्रवादियों का बोलबाला बढ़ने लगा देश में, लोग जब जागरूक होने लगे, तो कुछ लोग बोले अंग्रेज भगवान है, इनका शासन जो है एक तरह से वरदान है। तब कहे कितना वरदान बख्तुनी के हम बता रहल बन। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है, उन्होंने देश का पूरा हिसाब किया कि लोगों का देखिए राष्ट्रीय आय कितना है, पर व्यक्ति इनकम कितना है, और मात्र 20 रुपया पर ईयर एक साल का कमाई रह गया था लोगों का। 1868 का बात है लगभग ये, ठीक है ना। तो उन्होंने तो एक अनुमान के आधार पर किया था, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से इसी राष्ट्रीय आय को आकलित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? BKRV राव। क्या नाम है उनका? एक मिनट, BKRV राव है ना, BKRV राव है ना, जो सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय को आकलित करने का प्रयास किया है। किसने किया है? BKRV राव। मोस्ट BBI BPSC में अनगिनत बार यह सवाल पूछा हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ था वैज्ञानिक आधार पे सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन मापन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए में था। सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और वही में शब्द जोड़ दे, है ना, वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको जाता है? तो BKRV राव को। तो हमने जो भी बात अभी बोला आपके सामने प्रस्तुत है। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। और यहां से धन वो लेके नहीं गए, है ना। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। उससे उनको भारत के हित से कोई मतलब नहीं रह गया। यह बहुत बड़ा अंतर है। इंटरव्यू में पूछता है यह सवाल कि भारतीय उपनिवेश और अन्य विदेशियों में क्या फर्क है शासन में, तो सीधे बोलना है कि कभी अंग्रेजों का भारतीयकरण नहीं हुआ, अंग्रेजों का कभी भारतीयकरण नहीं हुआ। जबकि इससे पहले जो भी आए भारत में रहे कुछ समय तक, उनका भारतीयकरण हो गया, वे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपना लिया और यहाँ के धन को यहीं पे रखा। आज मान ले ताजमहल बना है तो पाकिस्तान में बना है, ईरान क्या बोलते हैं अरब में बना है, आज इंडिया में ना है। तो जो भी उन्होंने किया किसके लिए किया? भारत के लिए किया, है ना। तो उन लोगों का भारतीयकरण हो गया, लेकिन अंग्रेजों का कभी भारतीयकरण नहीं हुआ। भारतीय उत्पादों का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह मैंने ले जाता कहां? इंग्लैंड की ओर, और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा हो, उसी को आर्थिक निकास कहते हैं। बहुत फेमस शब्द है, तो परिभाषा जानबूझ के दे दिए हैं। लिखावे का कौन बात समझावे बात है, चल भाई लिख दिया, लेकर लोग फायदा हो जाए। आर्थिक निकास का मतलब समझ में आ गया? यह शब्द प्रयोग हिस्ट्री में बहुत मिलेगा। तो आर्थिक निकास का मतलब होगा जो हमारे लिए नहीं है और जो भारत से क्या हो रहा है, जा रहा है बाहर, और उसका कोई बेनिफिट भारत को नहीं मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक निकास। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? मोस्ट BBI एकदम। भारत में राष्ट्रीय आय आप लोग इसको अंडरलाइन करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट लगे।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने लगाया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट VVI, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार उस समय के भारत का राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया भारत का है ना, और प्रति व्यक्ति आय कितना 20 रुपया प्रति वर्ष मात्र बताया। तो इस तरह से सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आकलन का श्रेय किसको दिया गया? दादा भाई नौरोजी को। उन्होंने जो आकलन किया किस पुस्तक में किया है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब किया है ना? 1868 ईस्वी में। कब किया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, यहां से निकल रहा है ना। उसके बाद बहुत सारे विद्वान, जैसे दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, उसके बाद बहुत सारे विद्वान राजनीतिज्ञ पुरुष लोगों ने इस दिशा में प्रयास काम करना शुरू कर दिया। तो दादा भाई नौरोजी के अलावा जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, जिनकी पुस्तक है दी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा पृथ्वी चंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में थे। इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाता है और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों के रूप में लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेते। मैंने यहाँ से माल कच्चा जा रहा है और वहां से मैंने 10 रुपया का सामान है, गया वहां 100 रुपया में कन्वर्ट होकर के फिर उधर से आ गया, है ना। और इस तरह से भारत का जो 10 रुपये ले लो वो ले लन, हमनी की जमीनों ले लन, है ना, इस तरीका से। और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों के रूप में भारतीय बाजार पर कब्जा करता है। इनके अनुसार भारतीय धन इंग्लैंड पहुंचकर वापस भारत आता है तथा पुनः उसे यहां पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है। इस प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र बन चुका है। इन सब विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला। 1911 में फिडले सिराज ने भारत की राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपया और प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया। तो फिडले सिराज है ना, ये भी रेलवे में पूछा, रेलवे में देख ले पूछ ले भाई सवाल है। फिडले सिराज ने कितना बताया? 49 रुपया, 49। 1913-14 में बीपी वाड़िया और एवन जोशी ने 44 रुपया, 44.5 रुपया, है ना, याद रखिएगा। फिडले सिराज 49, है ना, बीपी वाड़िया और एमएन जोशी नाम देकर पूछेगा कि इस व्यक्ति ने भारत का या प्रति व्यक्ति आय कितना आकलित किया, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक, भारत में राष्ट्रीय आय का कि वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रोफेसर VKRV राव को दिया जाता है। 1931-32 में VKRV राव ने राष्ट्रीय आय का अनुमान 1689 करोड़ रुपया और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? 44 रुपया बताया। मोस्ट VVI दादा भाई नौरोजी और VKRV राव। जनरल कंपटीशन वाले मत भूलिएगा, UPSC वाले कोनो मत भूलाइएगा, सवाल घुमा के दे देगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में किया है? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। बहुत जबरदस्त नोट्स बनाए हैं, दिल मेरा बाग बाग है खुद से, हमको पता है एक जगह इतना मटेरियल नहीं मिलता है। समझिए 12 किताब और 25 वेबसाइट, सब एक हैंग ताकत सब दिखाता है ना, तब जाके इतना, नहीं तो कहीं से कुछ लेकर के आपको संपूर्ण, बस आप इसको घर पे जाइए 10 बार 5 बार पढ़िए, एक एक तथ्य गौरा ने नहीं सवाल छूटेगा, बनाइए कहीं से। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो जरूर आपके नोट्स में होगा। एकदम भयभीत नहीं होना है। ईश्वर की कृपा से आपको एक ऐसा गुरु मिला है जो खुद जागरूक आदमी है। हमको खुद पता है, आपके इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो इनके भविष्य के साथ हम कैसे खेल सकते हैं कि हम, मेरे पास आत्मा नहीं है, मेरा बाल बच्चा नहीं है। हमको लगता है आपके चेहरा देखते हैं तो नहीं, ये लोग मेरे विश्वास पे जिंदा है, तो फिर हमको वहां से मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है कि थोड़ा अगर अकेला हम मेहनत कर देंगे तो इतने सारे लोग का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह का मानसिकता हम बना के रखते हैं, समर्पित भाव रखते हैं, तो आज इस नतीजे तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो हम भारत के राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना सबसे पहले किसने किया था? VKRV राव ने। कितना प्रति व्यक्ति आय बताया? किस पुस्तक में बताया? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया।
अब इस तरह का था, ये गुलामी के दिन का कहानी है। जब देश आजाद हो गया उसके बाद सरकार ने 4 अगस्त 1949 को एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति VBI, ये भी कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया है? अगस्त 1949 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति जो आय है 246 रुपया 90 पैसा अनुमान लगाया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय कितना लगाया? 246 रुपया 90 पैसा। ठीक है। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रयास किया गया, किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, राष्ट्रीय नेशनल इनकम कमेटी। इस कमेटी का गठन कब किया गया था? अगस्त 1949 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने कितना अनुमान लगाया प्रति व्यक्ति आय? 249 रुपया लगाया था। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? यही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है ना। जिसकी स्थापना कब हुई थी CSO की? 2 मई 1951 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। माने किसके अधीन है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। यह जो CSO है, इसका जो वार्षिक रिपोर्ट आता है, वह रिपोर्ट किस नाम से आता है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी NAS के नाम से आता है। और इसी रिपोर्टवा को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षा में आता है। जो भी क्वेश्चन बैंक हो देखिएगा, इकोनॉमिक्स में अगर इस टॉपिक से सवाल आया होगा तो ये सबसे ज्यादा आता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 2 चीज बताने का कोशिश किया कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद क्या बना? राष्ट्रीय आय समिति बनी। किसकी अध्यक्षता में बनी? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी। ठीक है ना। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? इस तरीका। उसके बाद हुआ कि नहीं भाई, हम लोग के देश का अनुमान परमानेंट लगाने के लिए, एक राष्ट्रीय आय तैयार करने के लिए एक संस्था होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए कौन संस्था बनाया गया? CSO बनाया गया। CSO जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है उसके नाम से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी NAS के नाम से, इसी को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। देखिए दूसरा नोट है, 23 मई 2019 के आदेशानुसार NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के गठन को मंजूरी दे दी गई। अब दोनों को मिला दिया गया। ठीक है। तो इस तरीका से हम राष्ट्रीय आय के इतिहास पर आज हम चर्चा किए और आपको बताएं कि राष्ट्रीय आय में योगदान जो होता है किन किन सेक्टर का होता है। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान कितने सेक्टर का हो गया? कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसमें से वस्तु क्षेत्र में कौन कौन रखेंगे? प्राथमिक और द्वितीयक। वस्तु में किसको रखेंगे? और तृतीयक को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको आप समझना है बढ़िया से कि उत्खनन, खनन है ना, उत्खनन में भी कैसा, खनन में कैसा, ये सब आपको बहुत, निर्माण, विनिर्माण, ये सब से ही सब जितना कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना वहां से सवाल आता है। सिंपल पहचानने का तरीका है। ठीक है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन गुलामी के दिनों में सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कितना रुपया बताया प्रति व्यक्ति आय? राष्ट्रीय आय UPSC वालों के लिए उन्हें याद कीजिएगा, बाकी जनरल कंपटीशन वाले लोग केवल प्रति व्यक्ति आय ध्यान में जरूर रखिएगा 20 रुपया है ना। ऐसे हमने दोनों दे दिया है क्योंकि कुछ लोग सीरियस होते हैं, आते हैं कहीं से पढ़ के तो पूछते हैं कि सर प्रति व्यक्ति आय तो 20 रुपया बतैले, राष्ट्रीय आय कितना बतैले? तो ले भाई छाप देनी, लो याद कर लो जितना कर सकता। वो ना याद रखम का काम चल जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जरूर ध्यान में रखे के चाहिए है ना। वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले किसने किया था? RV राव ने किया था। उन्होंने कितना रुपया बताया था? 44 रुपया बताया था। आजादी के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था ने किया था?
राष्ट्रीय आय समिति किसने किया था? राष्ट्रीय, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस, पीसी महालनोबिस साहब थे, है ना। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है? सीएसओ। कौन संस्था जिम्मेदार है? चलिए इतना ध्यान में रखिए। अब हम लोग राष्ट्रीय आय निकालेंगे, है ना, कि कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद उसमें जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्लास किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। हम पहले बता रहे, छूट जाएगा नहीं बुझाएगा, ठीक है। इसलिए चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए। मजा आएगा ना?